नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माइंड्स ऑफ यूपीएससी। आज हम 2025 में विजन आईएएस की जो अभ्यास सीरीज़ हुई थी उसका हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले दो पार्ट में कर चुका हूँ। 25 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। ये इस सीरीज़ का पार्ट 3 है। अगर आपने शुरुआत के पार्ट्स नहीं देखे तो आप जाके देखिए। स्टार्ट करते हैं 51 क्वेश्चन से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 आपको दिया हुआ है, देन उसके बाद में स्टेटमेंट 2 दिए। आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, और क्या फर्स्ट वाला सेकंड वाले को एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब सेकंड वाला फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन कर रहा है। लेट अस सी। फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड्स एफएनडी आर आइडियल फॉर बायोमेडिकल इमेजिंग एंड ट्रैकिंग सेल्स एंड देयर प्रोजेनी ओवर लॉन्ग पीरियड। क्या बात हो रही है? फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड आर आइडियल फॉर बायोमेडिकल इमेजिंग एंड ट्रैकिंग सेल्स एंड देयर प्रोजेनी। तो फ्लोरोसेंट मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस होता है। नैनो डायमंड मीन्स 10⁻⁹ मीटर इसका डायमेंशन होगा। डायमंड की प्रॉपर्टीज़ कहीं ना कहीं इसमें होगी और ये फ्लोरोसेंट आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल इमेजिंग में कहीं ना कहीं इसका रोल तो होता होगा और इसका यूज़ हम बायोमेडिकल में भी कर सकते हैं। एंड देयर प्रोजेनी ओवर लॉन्ग पीरियड। ठीक है, तो ये तो जनरल नॉलेज से हम थोड़ा सा डिराइव करके समझ सकते हैं। लेट अस सी सेकंड स्टेटमेंट। एफएनडी ऑफर स्टेबल फ्लोरोसेंस एंड डू नॉट ब्लीच और ब्लिंक। अब डायमंड की बात करें तो डायमंड थोड़ा सा स्टेबल रहता है, ये तो हमें पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बोथ 1 and 2 are correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Both 1 and 2 are correct and statement 2 is not the correct explanation of 1. Statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. और यहाँ पे आ जाएगा, आपको देखने को मिलेगा statement 1 is incorrect and but statement 2 is correct. तो इसकी अगर बात करें तो आपको यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट मिलता है, सेकंड भी करेक्ट मिलता है। ये हमने देखा था। डायमंड मीन्स कहीं ना कहीं स्टेबल कंपाउंड आपको देखने को मिलता है। तो एफएनडी जो रहता है डायमंड के नेमिंग पे रखा गया है, एफएनडी फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड। ये भी आपको स्टेबल फ्लोरोसेंस मतलब स्टेबल लाइट कहीं ना कहीं प्रोड्यूस करता है। ब्लीच वगैरह नहीं होता है, ना ही ब्लिंक होता है। तो दोनों बिल्कुल यहाँ पे आप देखिए, स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को ही अलाइन कर रहा है, उसी के साथ में जा रहा है। देयरफॉर करेक्ट आंसर शुड बी 51 का ए। ये देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे लगाया भी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये कोई इमेज या फिर कोई सेल देखने को मिल रही है। तो सेल देखिए, सेल के अंदर जब हम एफएनडी डालते हैं तो किस तरीके से ये हमें ग्रीन के अंदर ये वाली देखिए किस तरीके से ये डायमंड एफएनडी कहीं ना कहीं यहाँ पे लाइट हमें शो करता है। तो इससे क्या होता है, बायोमेडिकल इमेजिंग में यूज़ होता है। इसके साथ में ट्रैकिंग करने में और सेल्स की ट्रैकिंग में भी हेल्प आपको देखने को मिल जाता है। इसके देखिए और भी आपको एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड के। ये देखिए इस तरीके से आपको दिख रहा है, कीमोथेरेपी, फोटोडायनेमिक थेरेपी, फोटोथर्मल थेरेपी, बोरॉन न्यूट्रॉन कैप्चर थेरेपी, ओडीएमआर, इन विवो इमेजिंग, इन विट्रो इमेजिंग। ओके, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं 57 की बात करते हैं। प्रोजेक्ट वाटरवर्थ वॉज रिसेंटली इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ इजन। क्या चीज़ है ये? IUCN इनिशिएटिव टू कंजर्व इंडेंजर्ड मैरीन स्पीसीज, प्रोजेक्ट वाटरवर्थ। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी इनिशिएटिव टू एक्सप्लोर पॉलीमेटेलिक नोड्यूल इन द इंडियन ओशन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC ग्रीनफील्ड टाइडल एनर्जी प्रोजेक्ट इन गुजरात। इसके साथ में अंडर सी केबल प्रोजेक्ट ऑफ मेटा टू एनहांस इंटरनेट कनेक्टिविटी। अब ये देखिए IUCN ने इस तरीके का प्रोजेक्ट आपने कभी सुना नहीं है। इंटरनेट सीबेड अथॉरिटी भी अगर इंडिया के अंदर कुछ स्टार्ट कर देती है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल इंडियन ओशन में, तो न्यूज़ में रहता, हमें इसका आइडिया रहता। तो कहीं ना कहीं ये भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ONGC का ग्रीनफील्ड टाइडल एनर्जी का प्रोजेक्ट इन गुजरात, प्रोजेक्ट वाटरवर्थ, थोड़ा सा देखिए कहीं ना कहीं अलाइन होता हुआ नहीं मिल रहा है। और ये एक नया आपको यूनिक पॉइंट मिल रहा है कि मेटा का नाम यूज़ करा है इसने, अंडर केबल सी प्रोजेक्ट। ये थोड़ा सा डिफरेंट भी लग रहा है। डिफरेंट है कहीं ना कहीं। यूपी वास ऊपर वाले आपको सभी
स्टेटमेंट सेम पैटर्न के मिल रहे हैं, लेकिन फोर्थ वाला थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिल रहा है। और अगर आप एक्चुअल में न्यूज़ पढ़ते हो तो आपको पता होगा वाटरवर्थ मेटा का ही प्रोजेक्ट है। ये देखिए मेटा का प्रोजेक्ट वाटरवर्थ, इसका मैप आपको देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते 53rd क्वेश्चन। विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग। अब न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग क्या होता है? कंप्यूटिंग तो सभी को पता है, कंप्यूट करना, अलग अलग डाटा को कंप्यूट करके उससे फिर कुछ ना कुछ डिराइव करना। न्यूरोमॉर्फिक मतलब हमारा जो न्यूरल नेटवर्क है, हमारा जो ब्रेन है उसके जैसा। मॉर्फिक मतलब होता है उसके जैसा फिजिकल लेवल पे। तो मॉर्फ तो न्यूरल ब्रेन के जैसा कुछ ना कुछ पैटर्न बना के कंप्यूटिंग की बातें हो रही है। लेट अस सी इसका एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं। रियल टाइम इमेज एंड पैटर्न रिकग्निशन, अल्ट्रा फास्ट वेदर प्रेडिक्शन मॉडल, ऑटोनोमस रोबोटिक्स एंड डिसीजन मेकिंग सिस्टम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड स्पीच रिकग्निशन, हाई प्रिसीजन ड्रग डिस्कवरी थ्रू मॉलिक्यूलर सिमुलेशन। इसके अंदर अगर आप देखते हो तो 2, 3 एंड 5, 1, 3 एंड 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 4, 5, थोड़ा सा ये आपको डिफरेंट देखने को मिल सकता है। एक बार देख लेते, धीरे धीरे एक एक को समझते जाते फिर और उसमें से एक्सट्रैक्ट करते। भाई न्यूरोमॉर्फिक रियल टाइम पैटर्न और इमेज रिकग्निशन तो इजी लग रहा है, हाँ भाई रिकग्निस्ट कर सकता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अल्ट्रा फास्ट वेदर प्रेडिक्शन मॉडल, लेकिन यहाँ पे अल्ट्रा फास्ट और न्यूरोमॉर्फिक। भाई न्यूरल का इतना अल्ट्रा फास्ट इतने बड़े लेवल पे कंप्यूट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ब्रेन इतना अल्ट्रा फास्ट लेवल पे नहीं कर पाता है। ये थोड़ा सा एक बार होल्ड करके रखते हैं। ऑटोनोमस रोबोटिक्स एंड डिसीजन मेकिंग सिस्टम, डिसीजन मेकिंग किसका पार्ट रहता है? न्यूरल का ही पार्ट रहता है, तो बिल्कुल ये भी आपको कहीं ना कहीं इससे अलाइन होता हुआ मिल जाएगा। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड स्पीच रिकग्निशन, भाई ब्रेन क्या करता है? एक दूसरे की स्पीच रिकग्नाइज करता है, तो ये तो आपको समझ में आ रहा है। देन इसके बाद में हाई प्रिसीजन ड्रग डिस्कवरी थ्रू मॉलिक्यूलर सिमुलेशन, भाई ब्रेन से आप कोई ड्रग डिस्कवरी, थोड़ा सा उसके लिए आपको हाईटेक सॉफ्टवेयर और देखने को और रिक्वायरमेंट पड़ती है, थोड़ा सा और ज़्यादा डेप्थ लेवल पे कंप्यूटिंग आपको करनी पड़ेगी। ये क्या? न्यूरोमॉर्फिक, ब्रेन के जैसे कि आप कंप्यूटिंग हम हो सकती है। तो 1, 3, 4 तो कहीं ना कहीं होने चाहिए। 1 यहाँ पे नहीं है तो इसको हटा दीजिए। इसके साथ में 1, 3, 4 आपको बी में दिख रहा है और सी में तो ऑल ऑफ द अबव है, डी को हटा सकते हो। देखिए सेकंड और फिफ्थ में डाउट है, और बिल्कुल अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहा तो सेकंड और फिफ्थ जो है इनकरेक्ट ही आपको देखने को मिलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है 1, 3 एंड 4 ओनली। ठीक है, तो आपको याद रखना है न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग, ऑलरेडी मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। लेट अस सी 54th क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू वॉइस एक्टिवेटेड टेक्नोलॉजी सच एज एलेक्सा एंड सीरी, consider the following statement. It relies solely on pre-programmed keyword matching to interpret user command. Solely on pre-programmed keyword matching to interpret user commands. It generally enables devices to communicate with each other through ultrasonic sound waves. अल्ट्रासोनिक साउंड वेव, ये देखिए एक बार थोड़ा सा तो लग रहा है कहीं ना कहीं गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है अभ्यास विजन IAS। It is useful in personalized healthcare assistant for the elderly and identifying terrorist and spies. How many statement given above are the correct? तो only 1, only 2, all 3, 4। फिर डी वाला, ये थर्ड वाला तो इजी लग रहा है। एल्डरली यूज़ कर सकते हैं अलेक्सा एंड सीरी, बिल्कुल कि भाई हेल्प करो, लाइट चालू करो, बंद करो, फ़ैन ऑन ऑफ, आइडेंटिफाई टेररिस्ट, अगर कोई इस तरीके की कोई पुश कर रहा है, कुछ कर रहा है तो उसके अंदर आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। स्पाइस को भी पता करा जा सकता है। अब इसकी बात करें, इट रिलाइज सोरली ऑन प्री प्रोग्राम कीवर्ड मैचिंग टू इंटरप्रेट यूज़र कमांड, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो बात करता है ये ML पे वर्क करता है। और इसके साथ में इट रिलाई ऑन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, किस तरीके से नेचुरल लैंग्वेज को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं मशीन लर्निंग के थ्रू और भी अलग अलग लर्निंग के थ्रू। तो ये फर्स्ट वाला तो आप इसको हटा सकते हो। इसके अलावा सेकंड पॉइंट देखते हैं, इट जनरली इनेबल्स डिवाइसेस
टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। तो आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा कि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। अल्ट्रासोनिक थोड़ा सा इन्होंने जानबूझ के डिफ़िकल्ट बनाने के लिए किया है। मेनली ये स्पीच रिकग्निशन ही आपकी वॉइस को समझने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे आपको अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स वगैरह नहीं देखने को मिलेगी। द करेक्ट आंसर इज़ 3, और अगर कहना चाहे तो ओनली 1 स्टेटमेंट इज़ द करेक्ट। 54 का आपको ये आंसर करेक्ट देखने को मिलेगा। लेट अस सी 55th क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन: ऑर्बिट, मूवमेंट, पोजिशन ऑफ सैटेलाइट, आइडियल यूज। लेट अस सी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, satellite appear stationary over the equator and rotate with the earth, telecommunication. Polar orbit, satellite position at 20,000 km altitude with stable coverage, navigation system such as GPS. Medium earth orbit, satellite cover the entire surface of over time, earth observation and remote sensing. Low earth orbit, satellite located at 160 to 2000 km altitude and move quickly around earth, high resolution imaging and scientific missions. अब ये हो सकता है कहीं ना कहीं इन्होंने आगे पीछे इंटरचेंज किया हो या तो फिर इंफॉर्मेशन गलत दी हो। लेट अस सी वन बाय वन हाउ मेनी ऑफ द रोज आर करेक्ट। ओनली 1, 2, 3 एंड ऑल 4। थोड़ा सा लेंथी डिफिकल्ट क्वेश्चन आप बना देता है क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, थोड़े से सब सेम पैटर्न के। अगर आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं रही तो गड़बड़ हो सकती है। देखो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सभी को पता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी जो हाइट रहती है वो 35,786 देखने को मिलती है। ये लगभग एक दिन में 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकंड में एक अर्थ का कवर करता है। और ये जो उसकी रोटेशन की डायरेक्शन रहती है वेस्ट टू ईस्ट, ये हो गया वेस्ट टू ईस्ट, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जियो स्टेशनरी का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं स्टेशनरी रहता है इक्वेटर के ऊपर एंड रोटेट विद द अर्थ। अभी हमने देखा वेस्ट टू ईस्ट जाता है। इसका मेनली आपको यूज़ देखने को मिलेगा टेलीकम्युनिकेशन। तो बिल्कुल ये फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल करेक्ट देखने को मिलता है। इसके साथ में लेट अस लुक एट पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट की बात करते हैं तो पोलर ऑर्बिट जो रहता है, चलो पोलर ऑर्बिट को थोड़ा सा बाद में देख लेते हैं। उसके बाद में देखिए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, इसके बाद में आ गया लो अर्थ ऑर्बिट। लेट अस सी लो अर्थ ऑर्बिट। ये नीचे की तरफ रहेगा, ऑब्वियसली बात है नीचे की तरफ, और इसको ज़्यादा तेज़ घूमना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है इसकी स्पीड फास्ट रहेगी, तो ये तो सही देखने को मिल रहा है। ये जो है 90 मिनट के अंदर एक चक्कर अर्थ का कवर कर लेता है। एटलीस्ट 60 टाइम्स ये पर डे घूमता है। कितने? 16 टाइम, 16 टाइम। 90 मिनट में 1 चक्कर, इट मीन्स 16 टाइम्स पर डे, पर 24 आवर्स। अब ये पास है धरती से, इट इज़ नियर टू अर्थ, सो यू विल फाइंड हाई रेजोल्यूशन इमेजेस फ्रॉम इट। क्या हो रहा है? हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग आपको देखने को मिल रही है। साइंटिफिक मिशन तो कहीं ना कहीं रिलेटेड आपको देखने को मिलता ही है। लेट अस सी, ये आपको समझ में आ गया होगा। 4 आपका बिल्कुल करेक्ट देखने को मिल रहा है। अब जियो स्टेशनरी और लो अर्थ ऑर्बिट के बीच में आपको देखने को मिलता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट में अगर आप जाओगे तो सैटेलाइट कवर द एंटायर सरफेस ओवर टाइम। तो अगर आप बात करोगे एंटायर सरफेस, ये एक पॉइंट दिया हुआ है, और आपको यहाँ पे दिया हुआ है अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड रिमोट सेंसिंग। तो ये जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड रिमोट सेंसिंग, तो कहीं ना कहीं मीडियम लेवल की बात हो रही है। यहाँ पे आपको ये वाला पॉइंट गलत देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो रहता है मेनली जो बात करें ये नेविगेशन के लिए आपको यूज़ होता हुआ मिलेगा। इसके लिए नेविगेशन के लिए, तो नेविगेशन आपको अभी कहाँ पे मिल रहा है? सेकंड में मिल रहा है नेविगेशन। तो इस तरीके से हो सकता है कि कहीं ना कहीं इंटरचेंज इन्होंने कर दिया है। तो नेविगेशन इट मीन्स थर्ड वाला आपको इनकरेक्ट मिल रहा है। सेकंड वाला देख लेते हैं पोलर ऑर्बिट। तो पोलर ऑर्बिट जो रहता है ये आपको पोल्स के लॉन्ग में करता है। पोल्स ऊपर रहते हैं और नीचे रहते हैं, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो ये बिल्कुल नॉर्थ से साउथ चलता है। देखिए आपको यहाँ पर बता दिया नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, और इट इज़ अ टाइप ऑफ LEO, लो अर्थ ऑर्बिट का ही ये टाइप है। इट मीन्स कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे आपको देखने को मिलेगा 200 से 1000 किलोमीटर के आसपास। और ये क्या करता है? नीचे है तो अर्थ ऑब्जर्वेशन करता है, रिमोट सेंसिंग वगैरह करता हुआ मिल जाएगा।
ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन क्यों, क्योंकि पास की तरफ आपको देखने को मिल रहा है। तो सेकंड वाला जो है सैटेलाइट पोजीशन एट 20,000 किलोमीटर एल्टीट्यूड विथ स्टेबल कवरेज, तो ये बिल्कुल गलत आपको देखने को मिलेगा, ये वाला भी गलत मिलेगा। इट मीन्स ये वाला जो लास्ट वाला है ये इंटरचेंज इन्होंने कर दिया है, ये भी गलत, ये भी गलत। ओनली 1 and 4 आर करेक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर आपका मिल जाएगा ओनली 2। ठीक है, 55th आप समझ में आ गया होगा आपको। लेट अस सी 56 क्वेश्चन। द टर्म इनवर्स वैक्सीन रिसेंटली सीन इन न्यूज़, इट इज़ एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑटो इम्यून डिसीज, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, मैटरनल हेल्थ। इनवर्स वैक्सीन, ठीक है, तो आपको कोई नया टर्म समझ में आ सकता ही है, एक बार देख लेते क्या चीज़ है ये इनवर्स वैक्सीन। वैक्सीन एक बार देख लेते हैं ऊपर। वैक्सीन जो होती है, एक बार वैक्सीन आप ले लेते हो तो ये एक तरीके से मेमोरी फॉर्म कर लेती है। मेमोरी फॉर्म मतलब ये एंटीजन को याद करके रखती है, इट रिमेंबर्स एंटीजन। अगर आपके पास कोई भी फार से एंटीजन मतलब फॉरेन बॉडी जो भी आती है उसे ये रिमेंबर करके रखता है, और अगली बार जब भी आती है तो उसे किल कर देता है, उसको उसके साथ में फाइटिंग स्टार्ट कर देता है। तो इन्वर्स वैक्सीन की बात करते हैं, वैक्सीन में मेमोरी याद कर रहा है, लेकिन इन्वर्स वैक्सीन में क्या होता है, वो भूल जाता है, मेमोरी वो बना नहीं पाता है। लेट अस सी, तो देखिए मेमोरी यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं हो रही है, इट मीन्स वो खुद के भी सेल्स को याद नहीं कर पाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि खुद के सेल्स को भी अटैक कर देता है बिकॉज उसे याद नहीं रहता है। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, बहुत बार टारगेट कराते हैं स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, ऑटो एंटीजन जो अपने ही अंदर के रहते हैं, अपनी ही बॉडी के रहते हैं, ऐसे वाले एंटीजन को हम टारगेट करवाते हैं जो कोई ना कोई डिजीज़ के अंदर इन्वॉल्व है, जो कोई ना कोई डिजीज़ में इन्वॉल्व है, उन्हें आइडेंटिफाई करा के उनके किल करा देते हैं। ये हो गया इन्वर्स वैक्सीन। तो अब कौन से वाले हम मॉलिक्यूल को टारगेट कराते हैं, तो वो जो रहते हैं मेनली ऑटो इम्यून डिसीज़। ऑटो इम्यून मतलब आपकी इम्यूनिटी है उसके अगेंस्ट में ही बहुत सारी डिजीज़ आपको देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल टाइप 1 डिजीज़, इम्यून सेल जो रहते हैं वो अटैक कर देते हैं इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल। खुद के ही इम्यून सेल है और खुद के ही बीटा सेल है, और खुद ही के सेल खुद ही के बीटा सेल को मार दे रहे हैं, मतलब से अपनी ही बॉडी के। उससे क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ आपको बढ़ जाती है। इसके साथ में मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये भी एक सिमिलर आपको ऑटोइम्यून डिसीज़ देखने को मिलेगी। इसके साथ में रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है बिकॉज वही इम्यून सेल कहीं ना कहीं यहाँ के लोकल सेल्स को अफेक्ट करते हैं और इन्फ्लेमेट वहाँ पे हो जाता है। तो ऑटो इम्यून डिसीज़ के अगेंस्ट में बिल्कुल आपको इन्वर्स वैक्सीन आपको कारगर देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं 57 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैटरी टेक्नोलॉजी। ठीक है, बैटरी टेक्नोलॉजी की बात करें तो देख लेते एक बार। पहला, जिंक केयर बैटरीज कैन नॉट बी यूज इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट फ्रीजिंग। ओके, lithium ion batteries are less likely to catch fire than sodium ion batteries because they operate within a lower temperature range. Sodium ion batteries are suitable for both small scale and large scale storage system. How many statements given are correct? 1, 2, all 3, none. Let us look at each statement one by one. Sodium battery की बात करते हैं, they are suitable for both small scale devices and large scale energy. बिल्कुल, ये बिल्कुल करेक्ट देखने को मिलेगा। सोडियम बहुत लेवल पे कर सकते हैं, बिल्कुल। देखो भाई, कोई भी बैटरी बना रहे, आप सोचते हो कि छोटे लेवल पे भी करें, बड़े लेवल पे भी इसका यूज़ करें, तो इजी है। अब यहाँ पे आ रहा है जिंक बैटरी। जिंक का है एयर बैटरी, कैन नॉट, यूपीएससी को कैन नॉट पसंद नहीं है, अभ्यास वाले को भी कैन नॉट पसंद नहीं है। कैन बी यूज इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट फ्रीजिंग। भाई जिंक के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट रहता है वो ऑब्वियसली एंटी फ्रीजिंग वाला यूज़ होता है। जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एंटी फ्रीजिंग मतलब वो जमता नहीं है, तो कोल्ड एटमॉस्फेयर में भी, कोल्ड कंडीशन में भी वो बिल्कुल आपको जमेगा नहीं और काम वर्क करता हुआ, एफिशिएंट वर्क करता हुआ मिल जाएगा। तो ये जो है जिंक केयर के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। लेट अस लुक एट लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन तो सभी को पता है, they are less likely to catch fire than sodium ion batteries.
बिकॉज दे ऑपरेट विद इन अ लोअर टेम्परेचर रेंज। तो ये जो है बिल्कुल गलत बात आपको देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पे लिथियम और सोडियम दोनों के बीच में आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। ये जो है सेकंड वाला भी गलत मिलेगा, बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर आप अगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो लिथियम है, लिथियम आर लेस लाइकली टू कैच फायर, ऐसा नहीं होता है। सोडियम आर लेस लाइकली टू कैच फायर, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। लिथियम का कहीं ना कहीं फायर आज लग जाती है। तो सेकंड भी करेक्ट हो गया, फर्स्ट भी करेक्ट हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है थर्ड ओनली, मतलब ओनली वन। ये ए आंसर 57 का करेक्ट देखने को मिल रहा है। चाहे तो ये आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिथियम आयन के बारे में क्या दिया है, लेस सेफ, प्रोन टू कैचिंग फायर और एक्सप्लोडिंग। बिल्कुल लिथियम के बारे में आपने बहुत बार नाम भी सुना है, बैटरी फट जाती है मोबाइल की, इसकी उसकी आपने देखी होगी। लेस सेफ, प्रोन टू कैचिंग फायर। ये सोडियम जो है सेफ़र रहती है। तो बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है। लेट अस मूव टुवर्ड्स 58 क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू फास्ट रेडियो बर्स्ट, consider the following statement. These are flashes of radio energy originating from beyond the Milky Way galaxy. The NASA's James Webb Telescope first detected them for the first time. Their appearance in the star sky provide evidence for the existence of black holes and neutron stars in the universe. Only one, only two, all three, none. बताइए, फास्ट रेडियो बर्ड्स की बात हो रही है। बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। बिल्कुल अब एक बार देख लेते हैं। देखो उनका जो अपीयरेंस है स्काई में, इसका मतलब ही होता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्लैक होल का एग्जिस्टेंस है, न्यूट्रॉन स्टार का एग्जिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ में ये जो फास्ट रेडियो बर्स्ट है, तो बर्स्ट क्या होता है, एकदम से फ्लैश निकलती है हाई रेडियो एनर्जी की। तो इट मीन्स, और ये जो रहती है मिल्की वे से बाहर से आती है, अपना जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके भी बाहर से आ रही है। तो ये बात भी आपको करेक्ट देखने को मिलेगी। अब एक्चुअल में इसको जो है सबसे पहले जेम्स वेब टेलीस्कोप ने नहीं, बल्कि एक पार्क्स रेडियो टेलीस्कोप है, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो 2007 के अंदर पार्क्स रेडियो ये सबसे पहले ऑब्जर्व करता है। तो इसके लिए सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओनली 2। ये देखिए पार्क्स रेडियो टेलीस्कोप आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए इस तरीके से आपको फास्ट रेडियो बर्स्ट आते हुए मिल जाएंगे। ये देखिए एकदम से सडन मूवमेंट आता है रेडिएशन का, कहीं ना कहीं ये यहाँ पे आप देखिए टेलीस्कोप ने, टावर ने कैप्चर करता है और हमें बताता है। अब आगे बढ़ते हैं। इन अ क्वांटम मैकेनिकल प्रॉब्लम that allows particle to pass through a barrier that would normally be impassable. This property of microscopic particle plays an important role in explaining several physical phenomena, including radioactive decay, which had a profound impact on chemical, biological, and material science research. Which among the following concept is described in the above passage? Tachyon effect, loop quantity, gravity, quantum entanglement, quantum tunneling. देखो इसके अंदर से आपको थोड़ा बहुत जब पता होगा तो कहीं ना कहीं ग्रेविटी वगैरह की तो बात कहीं नहीं हो रही है यहाँ पे, और लूप की भी बात नहीं हो रही है। क्वांटम एंटेंगलमेंट की बात करें तो एंटेंगल मतलब एक पार्टिकल यहाँ पर है यूनिवर्स में, सेम उसी का भाई कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये क्या है, दोनों के बीच में अगर इसको कुछ होगा तो इसको भी हो जाएगा। वो जुड़वा मूवी जैसा कॉन्सेप्ट आपको क्वांटम एंटेंगलमेंट में देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही है, लूप की बात नहीं हो रही है। टैक्योन इफेक्ट और क्वांटम टनलिंग में से कुछ ना कुछ हो सकता है। एक बार हम समझते हैं। देखो पार्टिकल टू पास थ्रू अ बैरियर, एक बैरियर है उससे पास होने की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं टनल जैसा कुछ ना कुछ आप सोच सकते हो, जहाँ से आप पास नहीं कर सकते उससे भी पास हो जा रहा है। तो ये बिल्कुल इसका जो आंसर आपको देखने को मिलेगा क्वांटम टनलिंग। ऐसा कि क्वांटम जो है
ये टनल के जैसा पास हो जा रहा है। अगर इसकी बात करें तो देखो क्लासिकल मैकेनिज्म मैकेनिक में बात करें, बैरियर रहता है, बैरियर और ये उसके ऊपर से जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है, बैरियर है तो उसके अंदर से चला जा रहा है, ये क्या होगा, क्वांटम टनलिंग। ठीक है, थोड़ा सा यूनिक है, चाहो तो देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्क्रैमजेट इंजन। इट इज़ एन अपग्रेडेड वेरिएंट ऑफ रामजेट वेयर combustion occurs due to supersonic air flow. It carries liquid hydrogen as fuel and liquid oxygen as oxidizer to generate thrust. बताइए, रामजेट का बड़ा भाई स्क्रैमजेट। इट इज़ एन अपग्रेडेड वेरिएंट ऑफ रामजेट वेयर कंबशन ऑकर ड्यू टू सुपरसोनिक एयर फ्लो। बताइए, ईजी है बिल्कुल। इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। अपग्रेडेड वर्जन तो है ही रामजेट का, अभी बताया आपको मैंने। और सुपरसोनिक के अंदर में यूज़ होता है, सोनिक के अंदर रामजेट होता है, रामजेट सोनिक में होता है। जो बड़ा वाला हो जाता है वहाँ पे सुपरसोनिक में स्क्रैमजेट आपको देखने को मिलता है। इसके साथ में इट कैरीज लिक्विड हाइड्रोजन एज फ्यूल एंड लिक्विड ऑक्सीजन एज ऑक्सीडाइजर टू जनरेट थ्रस्ट। तो ये जो है ऑक्सीजन अपने साथ में नहीं लेता, ये इसके अंदर ही आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन जो है अपने आप ही यहाँ से बाहर से एंट्री करता है, बाहर मतलब ओपन एयर में से ऑक्सीजन को ले लेते हैं। ऑक्सीजन के लिए जो ऑक्सीडाइजर नहीं ले जाते, इससे क्या होता है, उनके पास में स्पेस सेफ रहती है, वेट कम हो जाता है, स्पेस बच गई। मोर हाइड्रोजन लेके जा सकते हैं वो, जो फ्यूल ज़्यादा हो जाता है, वेट भी बच जाता है। इससे क्या होता है, स्पीड हमारी एनहांस हो जाती है और इसी से आपको सुपरसोनिक हाइपरसोनिक देखने को मिलेगा। सेकंड इनकरेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर आया 1 ओनली। स्क्रैमजेट की बात करें तो देखिए, इसको 3 से 6 मार्क आपको स्पीड देखने को मिलेगी। इट मीन्स 3 to 6 टाइम ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। 1 मैक इक्वल टू साउंड की स्पीड। यहाँ पे देखिए एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज़ कर लेते, वो खुद के ऑक्सीजन नहीं ले जाते। इसके साथ में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल आपको इसके एप्लीकेशन में देखने को मिलेगी। कहाँ पे यूज़ हो रहा है ये, तो सुपरसोनिक में, हाइपरसोनिक में यूज़ होता है। हाइपरसोनिक का एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, चाइना का एक है DF-27 और भी DF वाले वर्जन है चाइना के, कुछ भी आप याद करना चाहो कर सकते हो। आगे बात करते हैं 61 क्वेश्चन। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म एशियन वाटर टावर। टावर मतलब कहीं ना कहीं हाइट होगी, वाटर मतलब वाटर हाइट पे से आ रहा है, एशियन मतलब एशिया के अंदर है वो। तो एशिया में ऐसा क्या चीज़ है जो वहाँ जहाँ से वो टावर है, पानी आ रहा है। इट रिफर टू हिंदू कुश हिमालयन रीजन। ओके, लेट अस सी। इट रिफर टू द हाइड्रोइलेक्ट्रिक ग्रेविटी गेम ऑन यांगसे रिवर इन चाइना। अब यहाँ पे एशियन वाटर की बात हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ चाइना की यांगसे रिवर की बात हो रही है, और वो भी ग्रेविटी डैम। चलो ग्रेविटी डैम हो सकता है, लेकिन सिर्फ यांगसे रिवर, तो चाइना कहीं ना कहीं नाम आना चाहिए, यहाँ पे एशियन नाम आ गया। इट रिफर्स टू द टिग्रिस यूफ्रेट्स रिवर सिस्टम विच इज़ द ओरिजिनल प्लेस ऑफ फर्स्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो वाटर टावर की बात हो रही है यहाँ पे, इस तरीके से कहीं ना कहीं नहीं हमें देखने को मिल रहा है। इट रिफर्स टू कैस्पियन सी विच इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर। तो ऐसा लग रहा है ये सब फालतू में बनाए हैं। इसका करेक्ट आंसर है इट रिफर्स टू द हिंदू कुश माउंटेन। थर्ड पोल भी कंसिडर किया जाता है हिंदू कुश माउंटेन को, ये सब आपको पहले मैं बता चुका हूँ, थर्ड पोल ऑफ वर्ल्ड। आगे बात करते हैं 61 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया अब जहांगीर के ऊपर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जहांगीर पैट्रोनेज ऑफ पेंटिंग। तो जहांगीर की बात करें, जहांगीर प्रमोटेड द टेक्निक ऑफ पोर्ट्रेचर एंड रेंडरिंग फेशियल एक्सप्रेशन। तो क्या का बात कर रहा है, पॉजिटिव बातें कर रहा है, कहीं ना कहीं हुआ है ये। जहांगीर जो है पैट्रोनेज ऑफ आर्ट एंड पेंटिंग आपको बहुत बड़े देखने को मिलते हैं। तो ये इनके समय पर पोर्ट्रेट बढ़ जाती है, फेशियल एक्सप्रेशन की भी एनहांस हो जाता है। ही डिस्करेज द इंस्क्रिप्शन ऑफ आर्टिस्ट नेम ऑन देयर वर्क। तो बिल्कुल गलत बात है, ये एंकरेज करता है, प्रमोट कर रहे थे आर्टिस्ट को कि अपना नाम लिखा जाए नीचे की तरफ। इसी से तो हमें पता चलता है कि कौन कौन से इनके कोर्ट के अंदर आर्टिस्ट थे जिन्होंने पेंटिंग बनाई। इसके साथ में फ्लोरल पेंटिंग एंड डेकोरेटिव बॉर्डर वेयर सिग्निफिकेंटली डेवलप ड्यूरिंग द पैट्रोनेज।
तो फ्लोरल पेंटिंग, डेकोरेटिव बॉर्डर्स वगैरह, गोल्ड वोल्ड भी यूज़ होने लग गया था। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट टू आर द करेक्ट, ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, नन। तो अभी में हमने इसका एग्जाम्पल देखा, कौन सा करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, फर्स्ट भी करेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। इट मीन्स हाउ मेनी ऑफ द करेक्ट, ओनली टू आर द करेक्ट। ये देखिए एक बार पेंटिंग भी लगाई थी मैंने, ये देखिए पेंटिंग पूरा फेशियल एक्सप्रेशन पे पोर्ट्रेट दिख रहा है आपको, फेशियल एक्सप्रेशन पे ज़्यादा ना फोकस भी कर रहे हैं। इसके साथ में देखिए बॉर्डर, बॉर्डर कैसी है, गोल्डन बॉर्डर है, गोल्ड का यूज़ हुआ है, गोल्ड बॉर्डर आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर बात करें इसकी जहांगीर के समय की, तो देखिए जहांगीर के समय जो पेंटिंग का डेवलपमेंट हुआ था उसके अंदर इंडिविजुअल स्टाइल थोड़ी ज़्यादा लाइमलाइट में थी। क्या, इंडिविजुअल स्टाइल। इसके साथ में नेचुरलिज्म पे फोकस था, रियलिज्म पे फोकस था। इसके साथ में मार्जिन के ऊपर डेकोरेशन होता था, गोल्ड का डेकोरेशन था, इंडो पर्शियन यूरोपियन स्टाइल देखने को मिलती है। यूरोपियन क्यों, क्योंकि यूरोप की एंट्री हो चुकी थी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो थॉमस रो था वो इंडिया में उस समय आ चुका था, विलियम हॉकिंस वगैरह भी ये सब आ चुके थे, पोर्टुगीज़ भी थे, तो कहीं ना कहीं यूरोप का इन्फ्लुएंस आ जाता है। इंडो क्यों, क्योंकि इंडिया की बात हो रही है, इंडिया में थे तो इंडिया में का इफेक्ट रह गई। पर्शियन क्यों, क्योंकि जो हुमायूं था अपने साथ में पर्शियन इन्फ्लुएंस लेके आया था, और हुमायूं के साथ में जो आर्टिस्ट आए थे उनके ही ये सक्सेसर देखने को आपको मिलते हैं। जो इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट आपको ये देखने को मिलेंगे, नादिर, मुराद, मंसूर, अबुल हसन, मनोहर, गोवर्धन, बिशनदास। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट आपको अबुल हसन और मंसूर देखने को मिल जाएंगे, बाकी चाहो तो दूसरे भी याद कर सकते हैं। ये देखिए पेंटिंग आपके लिए लगा दी, एक और पेंटिंग देखिए यहाँ पे ये देखने को मिल रही है। देखिए किस तरीके से फ्लावर पैटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसके साथ में देखिए फ्लावर, कवर, बॉर्डर भी आपको सब देखने को मिलेगी। ये जहांगीर के समय की आपको पेंटिंग देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं 63rd क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गेम ऑफ चेस। गेम ऑफ चेस की बात हो रही है। चतुरंग बिलीव टू बी एन एंशियंट वर्जन ऑफ द गेम इज मेंशन इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर चतुरंग का मेंशन ये बता रहे हैं, एंशियंट वर्जन जो चेस का है उसकी मेंशन की बात हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, शतरंज इंस्पायर्ड बाय द चतुरंग ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। अब मुगल में हम इतना देखते लेकिन मुगल में कभी भी हमने शतरंज का नाम नहीं देखा है। थर्ड देख लेते हैं, इन द मॉडर्न वर्जन ऑफ द गेम विश्वनाथ आनंद वॉज द फर्स्ट इंडियन टू अर्न द इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर टाइटल। 1 and 3, 3 ओनली, 1 2 नन। तो देखिए बिल्कुल चतुरंग जो है एंशियंट वर्जन है गेम का, लेकिन ये ऋग्वेद में आपको मेंशन नहीं मिलता है। इसका जो मेंशन आपको सबसे पहले मिलेगा हर्ष चरित, जो लिखी गई थी हर्षा के चरित्र के ऊपर, किसने, कोर्ट पोएट ऑफ हर्षा, कौन थे वो, बाण भट्ट। तो बाण भट्ट ने लिखी थी, वो आपको देखने को मिलेगी फर्स्ट, जहाँ पे मेंशन हमें चतुरंग का देखने को मिलता है। इसके साथ में शतरंज इंस्पायर्ड बाय चतुरंग ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग मुगल, तो नहीं, ये चतुरंग जो है पर्शिया तरफ चला गया था, देन वहाँ पे पर्शिया के अंदर इसके अंदर इवोल्यूशन होता है और वहाँ पे वो नेम धीरे धीरे वहाँ से आपको शतरंज देखने को मिलता है। तो ये तो गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया। इन द मॉडर्न वर्जन बिल्कुल विश्वनाथ आनंद आपको फर्स्ट इंडियन टू गेन इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर टाइटल देखने को मिलते हैं, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है 3 ओनली। एक बार देख लेते हैं, विश्वनाथ आनंद जो है 1988 में बने थे फर्स्ट टाइम ग्रैंड मास्टर। इसके साथ में ये 5 टाइम वर्ल्ड चेस चैम्पियन भी रह चुके हैं। अब आपको बताना है इंडिया में अभी करंट में कौन से चेस प्लेयर है जिन्होंने अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती थी, उनका नाम बताना है। इसके अलावा और भी कौन कौन से सिग्निफिकेंट चेस प्लेयर इंडिया के अंदर अभी डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द केव्स एट उदयगिरी एंड खांडागिरी। These are sandstone rock caves attributed to Jainism. Okay. Rani Gumpa is the largest cave belonging to this complex. Which of the statement given are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 and 2. इसका अगर करेक्ट आंसर देखते हो आप तो देखिए उदयगिरी एंड खांडागिरी का जो मैंने यहाँ पे फ़ोटो लगा दिया उड़ीसा के अंदर देखने को मिलेगा। ये देखिए आपको फ़ोटो,
ठीक है, ये भुवनेश्वर के पास में उड़ीसा में देखने को मिलेगा। एक और फोटो आप चाहो तो ये देख लीजिए। ठीक है, बिल्कुल ये सैंडस्टोन का रॉक कट आर्किटेक्चर देखने को मिल रहा है, रॉक कट केव्स देखने को मिल रही है और जैनिज्म से ये रिलेटेड आपको देखने को मिलेगी। रानी गुम्फा इज़ द लार्जेस्ट केव, बिल्कुल रानी गुम्फा ये लार्जेस्ट केव्स आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 65th क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ऑकर कलर्ड पॉटरी कल्चर। ऑकर मतलब होता है गेरुआ, हिंदी में आपने गेरुआ सुना होगा, या फिर आप चाहो तो भगवा से भी रिलेट कर सकते हो। जो ऑकर कलर है कहीं ना कहीं भगवा कलर से रिलेट सिमिलर आपको देखने को मिलेगा। गेरुआ इसका करेक्ट अगर आपको वर्ड चाहिए तो वो है गेरुआ। अगर बात करते हैं इसके फर्स्ट स्टेटमेंट की, दिस कल्चर वॉज मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन द विंध्यन एंड डेक्कन रीजन, तो वही ऐसा। लेट अस सी सेकंड स्टेटमेंट, ऑकर कलर वॉज ड्यू टू द यूज ऑफ पुअर फायरिंग टेक्निक। द कल्चर डिसअपियर्ड बिफोर द बिगनिंग ऑफ द चालकोलिथिक एज इन इंडिया। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 2 ओनली, नन ओनली। ये बात हो रही है, थर्ड वाला तो ईजी है। इट डिसअपियर बिफोर द बिगनिंग ऑफ चालकोलिथिक। भाई नियोलिथिक में तो पहली बार व्हील मेड पॉटरी आई थी, चालकोलिथिक में तो प्रॉपर तरीके से व्हील मेड लार्ज स्केल पे यूज़ होने लगी। नियोलिथिक में यूज़ नहीं होती थी, चालकोलिथिक में यूज़ होने लगी। चालकोलिथिक मतलब कहीं ना कहीं आईवीसी उसका पार्ट था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो भाई उस समय तो डिसअपियर हो गई पहले ही, तो ये तो 3 तो गलत हो गया। अगर 3 गलत हो गया तो आपका ये 2 ही आंसर बचे। द कलर वॉज यूज ड्यू टू पुअर फायरिंग टेक्निक, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है पुअर फायरिंग के कारण ही ऑकर कलर आपको देखने को मिलता है। दिस कल्चर वॉज मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन द विंध्या एंड डेक्कन रीजन, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये जो मेनली कॉन्सेंट्रेटेड थे, दे वेर कॉन्सेंट्रेटेड इन द गंगा यमुना दोआब। जो नॉर्थ वाला रीजन है वहाँ पे आपको डोमिनेंट देखने को मिलता है, और टाइम पीरियड है 2000 से 1500 BC के आसपास। इसके साथ में ये जो है बीबी लाल ने डिस्कवर किया था हस्तिनापुर साइट। हस्तिनापुर पता होना चाहिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के नॉर्थ में देखने को आपको मिलेगा, दिल्ली के बाजू में। हस्तिनापुर को एक्सकवेट करते हैं, फिर उन्हें समझ में आ जाता है कि ऑकर कलर यहाँ से देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा आपको ऑकर कलर मिल जाती है। इसका करेक्ट आंसर है 2 ओनली। आगे बढ़ते हैं, 66 क्वेश्चन देख लेते हैं। बुक्स ऑन मैथमेटिक्स एंड ऑथर उनके दिए हुए हैं। लेट अस सी, गणित तिलक भास्कर सेकंड, धावला वीरसेन, लीलावती श्रीपति। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन आर करेक्टली मैच, 1 एंड 3 ओनली, 3 ओनली, 1 2 एंड 3, 2 एंड 3 ओनली। आपने भास्कर 2 के बारे में पढ़ा होगा, बाकी तो किसी का नाम आपने नहीं सुना होगा। भास्कर 2 की बात करते हैं तो गणित तिलक, धावाला, लीलावती, इनमें से आपने कोई नाम सुना है तो वो लीलावती का सुना होगा, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो लीलावती भास्कर 3 से 2 से रिलेटेड है। गणित तिलक तो कहीं नाम नहीं सुना है, धावाला भी हमने नाम नहीं सुना है, तो ये दोनों कहीं ना कहीं मैच होना चाहिए। मतलब 1 भी गलत है, 3 भी गलत है। तो क्योंकि भास्कर के साथ में लीलावती आ रहा है तो श्रीपति के साथ में भी कहीं ना कहीं इंटरचेंज किया होगा। तो 1 भी गलत है, 3 भी गलत है, 1 भी गलत है, 3 भी गलत है, 1 भी, तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया ओनली 2। 66 का क्या आ रहा है आंसर, डी ओनली। एक बार देख लेते क्या बात है भाई, कौन सा किसने क्या लिखा है। तो सेकंड जो आ रही है धावला बुक, ये बिल्कुल एक जैन आपको फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन मिलेंगे, वीर सेन नाम से। क्या नाम है, वीर सेन, इन्होंने लिखा है धावला। इसके साथ में जो भास्कर 2 की बात करते हैं, भास्कर 2 जो है बुक लिखते हैं 1150 के अंदर, उसका नाम क्या है, सिद्धांत शिरोमणि। संस्कृत के अंदर बुक रहती है, ये मेनली 4 पार्ट में डिवाइड रहती है। सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती, बीजगणित, ग्रहगणित, गोल अध्याय। लीलावती में अरिथमेटिक मिलता है, बीजगणित में अलजेब्रा, ग्रहगणित में मैथमेटिक्स ऑफ प्लैनेट, गोल गणित में स्फीयर एंड एस्ट्रोनॉमी। तो ये जो है इंटरचेंज हो गया है, और श्रीपति का क्या करा है, गणित तिलक, ये भी आपको ध्यान रखना है। गणित तिलक किसने, श्रीपति। आगे बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग छाऊ डांस।
इट इनैक्ट एपिसोड फ्रॉम द एपिक सच एज महाभारत एंड रामायण। तो बिल्कुल ये तो बात सभी को पता है। छऊ डांस इट इज़ परफॉर्म एक्सक्लूसिवली बाय फीमेल। तो ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पे मेल परफॉर्म करते। सेकंड वाला अगर हटा दें हम तो बिल्कुल हमारे पास में अब सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे। द मयूरभंज छाव इज़ द ओनली सब टाइप इन विच मास्क आर यूज्ड। तो हमारे पास में बचा ही नहीं है, फोर्थ वाला ही हमें अभी देखना है। छाऊ डांस इज लिस्टेड इन यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट। बिल्कुल फोर्थ वाला सही है, इतना तो आपने पढ़ा ही होगा। अब देख लेते हैं, मयूरभंज इज़ द ओनली सब टाइप इन विच मास्क वॉज यूज। ऐसा नहीं है, मयूरभंज ऐसा ही है जिसके अंदर मास्क का नहीं यूज़ होता है, नॉट यूज़। मयूरभंज में नहीं होता है, बाकी सब में होता है। तो मेनली जो है छाऊ डांस के 3 वैरायटी है। सरायकेला जो झारखंड में आता है, पुरुलिया वेस्ट बंगाल में आता है, मयूरभंज उड़ीसा में आता है। तो ऊपर वाला सरायकेला और पुरुलिया में आपको मास्क मिलेगा, लेकिन मयूरभंज जो उड़ीसा वाला है वहाँ पे नहीं मिलेगा। इसके साथ में ये एक मेनली कब होता है, चैत्र का महीना। चैत्र महीना आपको पता होना चाहिए। चैत्र स्प्रिंग, मार्च के अंदर चैत्र स्टार्ट होता है। परफॉर्म एट नाइट, जनरली नाइट में परफॉर्म करता है। यूनेस्को जो है 2010 में इसको इंटेंजिबल साइट के रूप में रिकॉग्निशन देते हैं। ये देखिए इसका जो मास्क आपको देखने को मिल रहा है, ये देखिए इस तरीके से, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपको क्या दिख रहा है, छाऊ डांस। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट मंगोल थ्रेट ड्यूरिंग बलबन। बलबन रेनफोर्स द फोर्ट एट भटिंडा, सूनाम एंड समाना टू प्रिवेंट मंगोल एडवांसेस। बलबन रेनफोर्स करके रखता है। ओके, हिज सन प्रिंस मोहम्मद डाइड वाइल डिफेंडिंग मुल्तान अगेंस्ट द मंगोल इन्वेजन। ओके, बलबन एंटर्ड इनटू अ मैट्रिमोनियल अलायंस विथ चेंगिस खान बाय गिविंग हिज डॉटर इन मैरिज टू हॉल्ट मंगोल इनकर्शन। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 2 1 3। तो अगर इसकी बात करते हैं, एक बार देख लेते हैं, इसको देखते जाते हैं। तो जो बलबन है, बलबन ने बिल्कुल भटिंडा, सनम और सामना के अंदर रेनफोर्समेंट किया था, बिकॉज मंगोल उस समय वहाँ से एंटर कर रहे थे। तो वहाँ से कर बचाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा रेनफोर्समेंट ज़्यादा कर दिया था। ठीक है, इससे क्या हुआ, ब्यास के वो आगे बढ़ नहीं पाते थे, है ना। इसके बाद में हिज सन प्रिंस मोहम्मद डाइड वाइल डिफेंडिंग मुल्तान अगेंस्ट द मंगोल इन्वेजन। बिल्कुल, जब मुल्तान से बहुत बार ये प्रिंस मोहम्मद उससे फाइट करते थे, डिफेंड करते थे, तो 1285 में ही वॉज डाइड ड्यूरिंग डिफेंडिंग। तो बिल्कुल ये वाला भी आपको सही पॉइंट देखने को मिलेगा। अब ये थर्ड है, बलबन एंटर्ड इनटू अ मैट्रिमोनियल अलायंस। तो ये अलायंस तो बनाते थे, लेकिन चंगेज़ खान के साथ में इन्होंने अलायंस नहीं बनाया है। तो ये आपको इनकरेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर इज 68 का 1 and 2 ओनली। इसके साथ में मंगोल क्या करते, आगे बढ़ते, मतलब आगे, और जब ये ख़त्म हो जाते हैं गुलाम वंश या फिर स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद में 1296 के आसपास अलाउद्दीन के जो है 1290 के आसपास जलालुद्दीन खिलजी कहीं ना कहीं पावर पे आ जाते हैं। उसके बाद में 1296 में अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन को मार के सत्ता पे बैठ जाते हैं। आपने पद्मावत मूवी में देखा होगा। अब इसके बाद क्या होता है, 1299 में कुतुलुग ख्वाजा नाम से एक आपको मंगोल का हेड मिलेगा, कुतलुग ख्वाजा। क्या नाम है, वापस से थोड़ा सा येलो में कर देता हूँ। कुतलुग ख्वाजा आपको देखने को मिलेगा। ये अटैम्प्ट टू रेवेज दिल्ली, दिल्ली में आता है, रेवेज करने की कोशिश करता है, लेकिन क्या है उस समय सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद में वापस से आता है ये 1303 में, सेकेंड टाइम आता है, लेकिन इस बार क्या करता है, दिल्ली को कब्जे में कर लेता है। क्योंकि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी जो था वो बाहर की तरफ रहता है। कहाँ पे बाहर रहता है, वो मेनली पद्मावत मूवी में आपने देखा होगा। 1303 में वो कहाँ पे रहता है, चित्तौड़ के किले के पास में रहता है। फिर वो बाद में भागते भागते आता है, लेकिन यहाँ पे कुड नॉट एंटर द सिटी, बिकॉज सिटी में किसका दिल्ली को बीसीज किसने कर लिया, किसने कैप्चर कर लिया, मंगोल ने, अंडर कुतलुग ख्वाजा। ये क्या नाम है, कुतलुग ख्वाजा। इसके बाद में देखिए 69 क्वेश्चन,
विथ रेफरेंस टू मिडिवल पीरियड ऑफ इंडिया, जीतल, दिरम एंड दांग। दिरम एंड दांग रिफर टू डेकोरेटिव मोटिव, टैक्सेस, कॉइन्स, ज्वेलरी। अगर PYQ आपने देखे यूपीएससी के, तो यूपीएससी इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछता है, तो ये पैटर्न थोड़ा सा सही है। दिरम तो इजी है, बट दिरम अगर पता रहा तो आप बिल्कुल बता सकते हैं क्या चीज़ इसका रहेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कॉइन, ईजी है। ये सब आपको मिडिवल में कब मिलेगा? इल्तुतमिश के समय पे। इल्तुतमिश का समय क्या है ये आपको पता होना चाहिए। 1210 से 1236। इसके साथ में देखिए जो आपको एक मिलेगा सिल्वर टाका। गोल्ड और सिल्वर के टाका रहते थे। एक सिल्वर टाका में आपको 48 जीतल मिलेंगे। जीतल मतलब कॉपर के बनते थे जीतल। इसी समय पे आपको इसी के 192 डाग मिल जाएगी 1 सिल्वर टाका के, और इसी में आपको मिल जाएंगे 480 दिरम। और 1 जीतल इक्वल टू कितना होता है? 10 दिरम। तो ये आपको चाहो तो याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं 70th क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द करंट अकाउंट? करंट अकाउंट इसमें से क्या है? पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विथ शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़ इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या बात हो रही है? शॉर्ट टर्म बैंकिंग ड्यू, पेमेंट ड्यू है भाई, क्रेडिट फैसिलिटीज़ इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो बिल्कुल ये पेमेंट ड्यू आ रही है, करंट अकाउंट का पार्ट है, एंड शॉर्ट टर्म बैंकिंग की बात हो रही है। पेमेंट मेड एज इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन जो रहता है कैपिटल अकाउंट का पार्ट आता है, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है वो करंट अकाउंट का पार्ट आपको देखने को मिलेगा। जनरल एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ फॉरेन ट्रैवल। फॉरेन ट्रैवल जा रहे हो, उसमें जनरल एक्सपेंस कर रहे हो, किसका पार्ट है भाई? करंट अकाउंट का ही पार्ट रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? 1, 2 एंड 3 ऑल ऑफ द अबो। लेट अस लुक एट 71 क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। If food waste were a country, it would be the third largest greenhouse gas emitting country in the world. Okay? अगर फूड वेस्ट को एक कंट्री मान लो, तो दुनिया में जितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है उसमें ये थर्ड पोजीशन पे आ जाएगी। ओके? मोर देन 50% ऑफ द ऑल फूड अवेलेबल टू कंज्यूमर वर्ल्ड वाइड इज वेस्टेड एन्यूअली। जितना आपको फूड मिलता है उसमें से 15%, मोर देन 15% वेस्ट हो जाता है। Which one of the following is the correct in respect of the above? 1 and 2 are correct, and 2 is the correct explanation of statement 1. 1 and 2 are correct, but 2 is not the correct explanation. 1 is correct, 2 is incorrect, 1 is incorrect, but 2 is correct. अब देख लेते हैं। बिल्कुल मोर देन 15% वेस्ट होता है, ये तो सभी को पता ही है। और ये जो पहला स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल आपको करेक्ट देखने को मिलेगा। अगर बात करें तो देखिए फूड वेस्ट कितना होता है? टोटल फूड का 17% हो जाता है, और ये कितना कंट्रीब्यूट करता है? 8% ग्रीन हाउस गैस एमिशन में वर्ल्ड वाइड कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो 8%, 8 मीन्स इसके आगे सिर्फ 2 ही कंट्री होना चाहिए। तो बिल्कुल इसके आगे सिर्फ 2 ही कंट्री, यूएस है एंड चाइना है। यूएस कितना कंट्रीब्यूट करता है? 30%, चाइना 11%। इंडिया कितने पे है अभी? इंडिया 7.8 पे। EU 27 कितने पे? 6.1 पे। इट मीन्स थर्ड पोजीशन पे अगर ये कंट्री रहता तो फूड वेस्ट आ जाता। आगे बढ़ते हैं 72nd क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग। लाइन ऑफ क्रेडिट, GSEC, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड ट्रांसफरेबल सब्सक्रिप्शन राइट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन जो पूछा है, विच ऑफ द अबो आर कंसिडर्ड एज डेप्थ बेस्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। डेप्थ मतलब उधार, कहीं ना कहीं यहाँ पे उधार बेस्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। 1 2 3 4 2 4 5 1 3 4 5 1 3 5। अब देखो कुछ एलिमिनेट हो जाए तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ तो बिल्कुल पार्ट है, 2 तो पार्ट है, तो यहाँ पे 2 नहीं आ रहा है, तो इसको हटा सकते हम। वी आर लेफ्ट विथ ये बचे हुए, तो 1 4 1 5 को देख सकते हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट, LOC, तो क्रेडिट का ही पार्ट आ रहा है, ये तो डेप्थ ही रहता है क्रेडिट, तो 1 भी आएगा, 1 एंड 2। इसके साथ में 3 4 सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बिल्कुल डिपॉजिट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सब भी आपको डेप्थ के ही पार्ट देखने को मिलेंगे। अब ये आपको यूनिक पॉइंट पता होना चाहिए, ट्रांसफ़र सब्सक्रिप्शन राइट जो रहता है, कौन सा? ट्रांसफ़र सब्सक्रिप्शन राइट।
ये क्या रहता है, ये एक तरीके से आपका शेयर रहता है। मतलब ये देखिए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में दो होते हैं, डेप्थ बेस्ड एंड इक्विटी बेस्ड। तो स्टॉक इक्विटी में स्टॉक मिल जाएगा, कन्वर्टिबल डिवेंचर मिल जाएगा, प्रीफर्ड स्टॉक मिल जाएगा, और इक्विटी में एक और आपको देखने को मिलेगा, वो रहेगा ट्रांसफरेबल सब्सक्रिप्शन राइट। तो जो स्पेशल स्पेशल कंपनी के अंदर मेंबर्स को ट्रांसफरेबल सब्सक्रिप्शन राइट भी मिल जाता है, और वो जनरली किसका पार्ट रहता है, इक्विटी या फिर शेयर का पार्ट रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए 1 2 4 ओनली। 73 की बात करते, कंसिडर द फॉलोइंग, हाई स्टॉक प्राइस वोलेटिलिटी ऑफर हायर डिविडेंड, स्टॉक्स ऑफ न्यूली ग्रोइंग कंपनीज, हाई लिक्विडिटी, विच ऑफ द अबव आर फीचर ऑफ ब्लू चिप स्टॉक। भाई देखो, ब्लू चिप स्टॉक मतलब क्या है, ये तो सबको ही पता रहता है, लार्ज कैप है इसका, फाइनेंशियली साउंड है, बड़ी बड़ी कंपनी रिलायंस, टाटा मोटर्स, महिंद्रा और जो भी आप बोल सकते हैं, HDFC, ICICI, सब ये ब्लू चिप के अंदर आते हैं। बोला जाता है ना, ब्लू चिप स्टॉक में पैसा लगाओ, ब्लू चिप में स्टॉक में पैसा लगाओ। तो ये सब ब्लू चिप क्या रहता है, उसके फीचर देख लेते हैं। हाई स्टॉक प्राइस वॉलेटिलिटी, भाई ये तो बिल्कुल गलत है, प्राइस वॉलेटिलिटी नहीं है तभी तो उसका यूज़ हम प्रमोट करवा रहे, तो 1 तो चला गया। हाई डिविडेंड, बिल्कुल हाई डिविडेंड ऑफर करता हुआ मिल जाएगा। स्टॉक ऑफ न्यूली ग्रोइंग कंपनी, आज की कंपनी रहती है, सालों की कंपनी रहती है ये, 3 वाले को भी हटा दो, तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है 2 and 4। एंड हाई लिक्विडिटी, पैसा बहुत है, लिक्विडिटी मार्केट में बहुत घुमाते हैं, करेक्ट आंसर है 73 का डी। इसके बाद में आते हैं, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट डेट अ फॉरेन कंपनी यूजेस टू एक्सेस इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट फॉर रेजिंग फंड। इंडिया के सिक्योरिटी मार्केट से फंड रेज के लिए फॉरेन कंपनी क्या यूज़ करती है। इट इज़ डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट created by a domestic depository against the underlying equity of issuing company. The financial instrument is participatory note, global depository receipt, European depository receipt, Indian depository receipt। भाई ग्लोबल की कोई बात नहीं हो रही है, यूरोप की कोई बात नहीं हो रही है, पार्टिसिपेटरी नोट और IDR की बात हो रही है। लेट अस सी, इट इज़ डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्रिएटेड बाय डोमेस्टिक डिपॉजिटरी। तो डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं यहाँ पे डिपॉजिटरी रिसिप्ट आएगा, और डोमेस्टिक डिपॉजिटरी मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है, तो ये हो गया इंडियन। तो ऑलरेडी डोमेस्टिक रिसिप्ट की बात हुई, तो हमने ग्लोबल और यूरोपियन तो कर ही दिया था, क्योंकि इसका नाम ही नहीं आ रहा कहीं पे भी, ग्लोबल यूरोपियन, तो बिल्कुल इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। एक बार इसका वर्किंग देख लेते हैं। ये देखिए, इन्वेस्टर हो गए इंडिया में, यहाँ पे आपको लिस्टेड फॉरेन कंपनीज देखने को मिल जाएगी। अब क्या है, इंडियन डिपॉजिटरी को ये बहुत सारे शेयर्स दे देते हैं। फॉर एग्जांपल NSDL क्या करते हैं, उन्हीं शेयर्स में से IDR इशू कर देते हैं, और वहाँ से रुपए ले लेते हैं लोग। IDR के थ्रू IDR रिसिप्ट रख के पैसा दे देते हैं, वही पैसा अल्टीमेटली है लिस्टेड कंपनी तक पहुँच जाता है। तो इन्वेस्टर का भी फ़ायदा है, लिस्टेड कंपनी का भी फ़ायदा। आगे बात करते हैं 75th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। MSF is a provision put forward by the RBI that allows commercial bank and lender to increase their liquidity overnight. Okay, under MSF, bank does not put collateral against borrowing fund from the RBI। भाई MSF के मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़, भाई मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आपको दे रहा है, तो डज नॉट नीड टू पुट। UPSC को नोट पसंद नहीं है, अभ्यास वाले को भी नोट पसंद नहीं है, ये आपको बता दिया। बैंक डज नॉट पुट कोलेट्रल, लॉजिकल भी अप्रोच नहीं दिख रही है, सेकंड वाला तो इनकरेक्ट है। अब आंसर में देख लेते सेकंड वाला कहाँ पर है, तो ये भी यहाँ से इनकरेक्ट हो गया। करंटली जो है MSF रेट इज़ 25 बेसिस पॉइंट लोअर देन रेपो रेट। भाई रेपो रेट सबसे मिनिमम रहता है, रेपो रेट के ऊपर ही रेट चलते हैं सब रेट, तो MSF भी जो है रेपो के ऊपर आएगा। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये वाला भी गलत हो गया, तो थर्ड वाले को भी हटा दो। वी आर लेफ्ट विथ ओनली 1 and 4। एक बार 1 and 4 देख लेते हैं।
इट इज़ द प्रोविज़न, ये तो बिल्कुल सही है। पुट फॉरवर्ड बाय द आरबीआई डेट अलाउज कमर्शियल बैंक एंड लेंडर टू इंक्रीज देयर लिक्विडिटी ओवरनाइट। बिल्कुल आपको ओवरनाइट चाहिए, लिक्विडिटी यहाँ पे आरबीआई से मिल जाती है। ओनली शेड्यूल कमर्शियल बैंक कैन एक्सेस द एमएसएफ फैसिलिटी। बिल्कुल ये सही बात है, एमएसएफ की फैसिलिटी सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंक को ही मिलती है। ठीक है, तो पार्ट 3 में हमने 51 से 75 क्वेश्चन, लगभग 20 क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट अब 76 से 100 तक के हम लास्ट में कवर करेंगे। पार्ट 4 अभी आएगा अगली बार, तब तक की वेट करिए। पार्ट 1 एंड 2 अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए। इसके साथ में मेरी 0 to हीरो सीरीज़ ज्योग्राफी मैपिंग वाले में से बहुत सारे इसके अंदर आपको आंसर्स बनते हुए मिल जाएंगे। इसके बाद में आर्ट एंशंट की भी मैंने क्लासेस कराई है, एंशंट उसके साथ में और भी हिस्ट्री के सेशंस करा दूंगा, तो लगभग आपका उससे भी बहुत सारी क्लासेस आपको कवर होती हुई मिल जाएगी, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कवर होते हुए मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।